हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। आज हम पीएचपी के सिंटैक्स और कमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने जैम्प इंस्टॉल करना आपको बताया था, है ना। आज मैं फिर से आपको कंट्रोल पैनल से स्टार्ट करना बता देती हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी से हो जाए। जैम्प में जाते स्टार्ट करते, कभी कभी स्टार्ट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप करिएगा अगर आपको एरर आती है तो। अदरवाइज कोई इशू नहीं, आप डबल क्लिक कीजिए और स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ अपाचे पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करके आप अपाचे को स्टार्ट कीजिए, है ना। हम माइस्क्वेल से अभी कनेक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम पीएचपी सीख रहे हैं, तो माइस्क्वेल स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से ग्रीन बटन आ जाता है, दैट मीन कि स्टार्ट हो गया, है ना। देखिए कोई भी एरर नहीं है। अगर एरर होती तो रेड रंग में शो हो जाती, हमको पता चल जाता। अब हमारा जो है लोकल होस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। इसे हम मिनिमाइज कर दीजिए। जब तक हम प्रोग्राम बनाएंगे पीएचपी में, पीएचपी पर काम करेंगे, हमको अपाचे सर्वर स्टार्ट रखना है। ठीक है, तो ये मिनिमाइज कर दिया मैंने। लोकल होस्ट, लोकल होस्ट के बाद आप आपका जो भी फोल्डर नेम है वो स्टार्ट कर लीजिए। देखिए मैं आपको बता देती हूँ। वीएस कोड पर, ये हमारा वीएस कोड एडिटर, जिस पर हम हमारा प्रोजेक्ट बनाएंगे, या जिस पर हम पीएचपी की कोडिंग लिखेंगे, है ना। एडिटर यूज होते हैं कोडिंग लिखने के लिए, प्रोग्राम लिखने के लिए। तो हमने वीएस कोड एडिटर का यूज करा है। देखिए अगर आपको यहाँ पर आप अपना फोल्डर ओपन कर सकते हैं, आप चाहे तो एक एक फाइल कर सकते हैं, लेकिन यहीं से आप आपका फोल्डर जो कि जैम में एचए डॉक्स के अंदर है, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर ओपन फोल्डर आप करेंगे, तो यहाँ से आप वो पाथ मिल जाएगा जहाँ पर आपका जैम इंस्टॉल आपने किया था। मैंने डी ड्राइव में किया है, जैम के अंदर एचडी डॉक्स के अंदर, है ना। मैंने यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर बनाने हैं, इसमें डैशबोर्ड ईएमजी कुछ तो बने हुए आते हैं, ठीक है, जो जैम के होते हैं। तो मैंने ये पीएचपी ट्यूटोरियल नाम से प्रोजेक्ट का बना लिया है। इस पर क्लिक करके मैं सिलेक्ट फोल्डर कर लूंगी, तो वो प्रोजेक्ट मेरा वीएस कोड में स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बता रही थी कि जो लोकल होस्ट होता है ना, वो एचडी डॉक्स तक का पूरा पाथ ले लेता है। तो आपको इसके बाद जस्ट आपके प्रोजेक्ट नेम देना होता है, जिससे उसको आपके प्रोजेक्ट का पाथ मिल जाता है। आपकी पीएचपी फाइल्स कहाँ रखी है वो पाथ मिल जाता है, ठीक है। जो लोकल होस्ट एचटीडॉक्स तक का ले लेगा, आप अपना प्रोजेक्ट नाम दे देना। ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुकी हूँ, है ना, तो दोबारा करने की नीड नहीं है, इसलिए मैं कैंसिल कर रही हूँ। इस तरह से मेरा पीएचपी ट्यूटोरियल यहाँ पर फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब इस पीएचपी ट्यूटोरियल के अंदर मुझे फिर से कोई फोल्डर बनाना है, तो यहाँ से मैं फोल्डर बना सकती हूँ, है ना। और यहाँ से मैं मोर एक्शन पर क्लिक करूंगी, जो ये थ्री डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ से मैं न्यू फाइल क्रिएट कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि हम सिंटैक्स और कमेंट पढ़ने वाले, तो मैं सिन अंडरस्कोर कमेंट नाम से एक डॉट पीएचपी फाइल बना लेती हूँ, है ना। जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये नाम दिया है, ताकि पता रहे कि इसमें हम क्या काम करेंगे, है ना। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और इंडेक्स डॉट पी एच पी के बारे में बताया था कि जब आपका प्रोजेक्ट फोल्डर जो भी होता है, जिसमें आपकी सारी फाइल्स रखी होती है, उसमें इंडेक्स डॉट पी एच पी आपकी होम फाइल होती है। जब वेबसाइट पे कोई पहला पेज होता है, आपका होम पेज होता है, वो एक्चुअली इंडेक्स डॉट पी एच पी या इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होता है। स्टैटिक फाइल होगी तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होगा, अदरवाइज इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल होती है। इस फोल्डर में अगर इंडेक्स डॉट पीएचपी और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल दोनों है, तो सबसे पहले रन होने वाली फाइल होगी इंडेक्स डॉट पीएचपी। उसके बाद दूसरा प्रेफरेंस मिलता है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को। अगर इंडेक्स डॉट पीएचपी नहीं होती है, तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पहले रन होती है, अगर मिल जाए तो, है ना। तो इस तरह से मैंने आपको ये बता दिया था, लेकिन हमने इंडेक्स वन डॉट एचटीएमएल और इंडेक्स वन डॉट पीएचपी कर दिया है। तो अब ये क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ सर्वर पे जाएंगे लोकल होस्ट के बाद हमारे पीएचपी ट्यूटोरियल का पाथ देंगे, तो ये हमको सिंपली लिस्ट शो कर देगा कि हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में कौन कौन सी फाइल्स है। तो अभी हमने सिंटेक्स अंडरस्कोर कॉम डॉट पीएचपी बनाई है कमेंट के लिए, ठीक है। तो ये इस फाइल में अभी हमने कुछ भी राइट नहीं किया था, इसलिए ये blank, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अगर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल या इंडेक्स डॉट पी एच पी होती उसमें, तो डायरेक्टली वो ओपन होती, ठीक है। ये लिस्ट नहीं शो करता, जो ये लिस्ट आपको पहले से बताई, ये लिस्ट नहीं शो करता। हिट करते से इंडेक्स डॉट एच टी एम एल या इंडेक्स डॉट पी एच पी, जो फाइल दोनों में से मिल जाती वो हिट करने से रन हो जाती, ठीक है, और उस पर लिखा हुआ कोड आपको दिखाई देता। अभी हम अंडरस्कोर कॉम डॉट पीएचपी पर काम कर रहे हैं, तो इस पर हम आ गए। कुछ कोड लिखा नहीं था, इसलिए यहाँ पर कुछ भी आपको ब्राउजर पर दिखेगा नहीं।
अब हम आते हैं VS कोड पे। पी, देखो, एंगुलर ब्रैकेट ये स्टार्ट वाला, क्वेश्चन मार्क, PHP। अब थोड़ा सा स्पेस दीजिए, देखिए आप करेंगे क्वेश्चन मार्क और एंगुलर ब्रैकेट को आपने क्लोज कर दिया। देखो ये ओपन हुआ एंगुलर ब्रैकेट और ये क्लोज हुआ, और दोनों के बाद में क्या है, ये अंडरस्कोर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और फिर ये PHP। तो ये आपके PHP के टैग्स हुए, जिसमें ये जो एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP है, इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग या स्टार्टिंग टैग। ओपनिंग टैग इसको कहेंगे, है ना। यहाँ पर एंड होती है आपकी PHP, इसको एंडिंग टैग या क्लोजिंग टैग कहेंगे। तो इसको आप स्टार्टिंग टैग बोलिए, इसको आप क्लोजिंग टैग बोलिए। तो इन दो टैग्स के बीच में ही आपकी PHP का कोड लिखा जाता है, जो कि रन होता है, ठीक है। अगर इसके बाद आप कोई कोड लिख भी देते हैं, PHP के कीवर्ड वाले कोड लिख देते हैं, तो वो उसको एज ए प्लेन टेक्स्ट मानता है और ब्राउजर पर एज इट इज लिख देता है, शो करा देता है, आउटपुट दे देता है, बट वो PHP में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। तो आप अपनी PHP फाइल में ये टैग लगाएंगे, उसके बाद ही उसके अंदर आप अपना कोड लिखेंगे। PHP की फाइल को हमेशा .php एक्सटेंशन से दिया जाता है। जैसे कि सी के लिए आप .c एक्सटेंशन देते हो, टेक्स्ट फाइल होती है तो .txt होता है, जिससे हमारे प्रोजेक्ट को, हमारे कंप्यूटर को समझ में आ जाता है कि ये किस तरह की फाइल है और इसके साथ किस तरह से ट्रीट करना है। .php फाइल में लिखे हुए कोड को वो .php की तरह ट्रीट करेगा, है ना। TXT में अगर आप PHP का कोड लिख दोगे तो वो PHP, और उसको ब्राउजर पे रन करने की कोशिश करोगे तो वो कभी आउटपुट नहीं देगा, वो टेक्स्ट ही समझेगा उसे, है ना। सी में लिखा हुआ कोड अगर आप PHP में रन करना चाहोगे तो एज इट इज रन नहीं होगा, वो टेक्स्ट समझेगा उसको, है ना। तो जिस तरह की फाइल होती है, जिस तरह का हम जिस लैंग्वेज पे काम कर रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमको उसका एक्सटेंशन देना होता है, जिससे उसके प्रोजेक्ट को समझ में आ जाए कि वो किस तरह से काम उससे लेना है ना। ठीक, ये चीज आपके एक्सटेंशन की है। और जो .html होता है उसमें सिर्फ HTML कोड लिखा होता है, क्योंकि वेबसाइट में आपको HTML फाइल्स भी बनानी होती है, तो वहां पे सिर्फ HTML का कोड लिखा जाता है। लेकिन .php एक्सटेंशन वाली फाइल में, यानी कि PHP की फाइल में, आप HTML का कोड भी लिख सकते हैं ना। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, ऊपर HTML का कोड लिख सकते हैं। ये रहा आपका HTML का टॉप, ये H1 टैग लगाया आपने, H1 टैग को आपने क्लोज कर दिया, और यहाँ लिखा वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। ये PHP का टैग नहीं है, ये PHP की फाइल है, बट ये HTML का टैग है, HTML के कोड है ना। HTML टैग लगा के हमने HTML का काम इसमें कर दिया। ऐसे ही इस पर अगर हम CSS लगाते तो CSS का कोड भी लिख सकते हैं, और जावा स्क्रिप्ट में हम काम करते तो इसमें जावा स्क्रिप्ट का काम भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपको PHP की फाइल में ही PHP का काम करना है, तो आप इस तरह से PHP का टैग ओपन कीजिए, क्लोज कीजिए, और उसके अंदर अपना काम कीजिए। आप ये यहाँ पर नहीं कर सकते, जैसे HTML टैग के अंदर PHP नहीं लिख सकते, है ना। यहाँ पर PHP का अगर आप कुछ भी, जैसे मैंने लिख दिया इको, ऐसे ही लिखा सिखाया था ना मैंने आपको लास्ट कोड में, हाय। तो ये क्या करेगा, इको को PHP नहीं मानेगा, ये समझ लेगा कि ये टैग से हो रहा है, एज अ टैग ही इसके साथ इसको ट्रीट करेगा, ठीक है। तो हमको, अगर हम इसके अंदर लिखेंगे इको हाय, तो अब ये एज अ PHP इसको ट्रीट करेगा, और देखो इसका कलर भी चेंज हो गया। तो इस तरह के एडिटर पे काम करने से यही फायदा होता है कि जब ये ना, इसके कीवर्ड्स के कलर भी चेंज हो जाते हैं, तो हमको समझ में आ जाता है कि सही है, और एरर जल्दी समझ में आती है, कोड हम जल्दी रीड कर पाते हैं, क्योंकि जब ज्यादा लेंथी लेंथी फाइल रहती है तो वहाँ कोड को समझना तो आसान हो जाता है। दूसरी चीज ये, हमको डिक्शनरी से कई कीवर्ड्स उठा के दे देते हैं, जिससे हमको टाइपिंग भी ज्यादा नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो ये चीज, लेकिन स्टार्टिंग में आप टाइपिंग करना, क्योंकि आपको इससे कीवर्ड्स कोड्स याद होगा, कोड वगैरह याद हो जाता है ना। फिर जब हम सीनियर हो जाते हैं तब हमको कोड लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन
जब हम सीख रहे हैं तो लर्निंग है, इसलिए हमको क्या करना है कि कोड हाथ से टाइप करना है जितना ज्यादा हो सके। गूगल से भी आप करते हैं ना, तो आप कॉपी पेस्ट मत कीजिए, उसको भी लिखिए, टाइप कीजिए। हाँ, 150 लाइन का कोड है तो बात अलग है, लेकिन अभी तो आप सिर्फ लर्निंग स्टेज है आपकी, तो आप छोटा सा कोड लिखते हैं, उसको टाइप कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये जो पीएचपी का कोड है आप इसी के बीच में H1 टैग लगा दिया, ये भी नहीं लेगा ये, फिर ये एरर आ जाएगी, है ना। तो इस तरह से भी काम नहीं करना है। जहां आपको HTML का कोड अगर लिखना है तो आपको PHP को क्लोज करना पड़ेगा, और फिर आप HTML का टैग लिख सकते हैं। तो PHP के अंदर आप कहीं भी HTML नहीं लिखेंगे, HTML का टैग नहीं लगाएंगे। और इसके अंदर HTML के टैग के अंदर भी आप अगर PHP का कुछ लिख रहे हैं तो आपको PHP का टैग ओपन करना है, क्लोज करना है, और उसके बीच में ही टैग लिखना है। उसके बीच में ही आपका PHP का कोड लिखना है, तो एज अ PHP टैग उसको प्रिंट करेगा। देखो अभी हम इसको चला के देख लेते हैं। ये मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, वेलकम टू, अच्छा TP कर दिया, इसको मैं ठीक कर दूं। अच्छा ये हो गया ना। ठीक है, सेव किया, Ctrl+S, तो इसको ब्राउजर पे हमने ब्राउजर रिफ्रेश कर दिया। तो वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज, और देखो इको, जबकि इको तो पीएचपी का कोड है ना, इको तो पीएचपी का था, पीएचपी का कीवर्ड है, बट उसने नहीं लिया उसको, एज अ टैक्स ही इसको प्रिंट कर दिया। और देखो यहाँ पर जब मैंने पीएचपी के लिए अंदर लिखा तो उसने क्या किया, हाय सिर्फ लिखा, इको प्रिंट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने एचटीएमएल कोड के अंदर डायरेक्ट पीएचपी लिख दिया ना, तो उसको क्या मानेगा वो, सिंपल टेक्स्ट। अब यहाँ पे पीएचपी स्टार्ट कर दो और यहाँ पे क्लोज कर दो, इस तरह से। देखो अभी इसको एज अ, और इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो समझ जाएगा कि ये पीएचपी का कोड है। इसको रिफ्रेश किया, समझ गया ना, अभी को हटा दिया उसने, तो वो समझ गया कि ये पीएचपी का कोड है। ठीक है, इस तरह से। इसके बीच में भी आपको H1 टैग नहीं लिखना है, वो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। ये रन करते हैं तो ये काम भी नहीं आपको करना है। दे दी ना आपको, क्या दे दी, सिंटेक्स एरर इंस्पेक्टेड टोकन, ये क्योंकि पीएचपी में ये नहीं आ सकता, और लाइन नंबर भी दे रहा है, देखो एक्सपेक्टिंग एंड ऑफ फाइल जैम डॉग PHP ट्यूटोरियल सिंटेक्स डॉट ये अंडरस्कोर कॉम डॉट PHP फाइल में लाइन नंबर 4। देखो एक लाइन नंबर, ये स्पेस, देखिए लाइन में कुछ नहीं लिखा, लेकिन उसने इसको भी रीड किया, क्योंकि जब ये फाइल कंपाइल होती है, इंटरप्रेट होती है, तो वो जो स्पेस हम दे देते ना, पूरी ब्लाइंड ब्लैंक छोड़ देते हैं। हम ये सोचते हैं कि यहाँ तो हमने कोड नहीं लिखा, लेकिन इस लाइन को चलाने में भी कर्सर इस पे भी आता है, वो इसको भी रीड करता है। और ये भले ही इसमें बहुत माइनर समय लगता है, लेकिन इसमें टाइम कंज्यूम होता है ना। और अगर आप ऐसी बहुत सारी कोड के बीच में बहुत सारे स्पेस लाइन छोड़ देते हैं ना, तो उससे क्या होता है, आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम के इशू आते हैं, आपके कोड ना स्लो हो जाता है। तो इस तरह से आपको स्पेसेस नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, उसने इसको गिना, 1 2 3, जो देखिए एक स्पेस था, 1 2 3 4, ये चौथी लाइन। तो उसने एंगुलर ब्रैकेट पे आकर आपको एरर फेंक दी कि ये क्या है, उसको नहीं पता ये पीएचपी में ऐसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, इसलिए उसने इस पर आपको एरर दी। ठीक है, तो पीएचपी का कोड लिखना है, तो आपको पीएचपी का ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग लगाइए, उसके बीच में पीएचपी का कोड लिखिए। बीच में पीएचपी के एचटीएमएल टैग नहीं लिख सकते, लेकिन देखो ये एचटीएमएल टैग है, यहाँ पे क्लोज हुआ, इसके बीच में हमने क्या किया, पीएचपी लिखा, लेकिन कैसे, पीएचपी का हो टैग लगाया, उसके बीच में हमने पीएचपी का कोड लिख दिया, तो चल गया। तो एचटीएमएल टैग के अंदर आप पीएचपी टैग लगा सकते हो और उसके अंदर पीएचपी का काम कर सकते हो, लेकिन पीएचपी के टैग के अंदर, जैसे अभी हमने यहाँ किया था, पीएचपी के टैग के अंदर आप एचटीएमएल के टैग लगा के काम नहीं कर सकते। ये वाला, ये पीएचपी का टैग, देखो ये पीएचपी का टैग है, ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग, इसके बीच में ने क्या किया यहाँ पर
HTML का टैग लगा के हेलो लिखा, तो ये गलत है, ये नहीं आप कर सकते। लेकिन ये HTML का टैग, ये H1 टैग, ये क्लोज हुआ, इसके बीच में हमने क्या किया, PHP का टैग लगाया और फिर PHP का काम कर दिया, तो वो रन हो गया, है ना। तो इस तरह से आप रन कर सकते हैं। HTML के टैग के अंदर आप PHP का टैग लिख सकते हो, लेकिन PHP के टैग के अंदर HTML टैग नहीं लगाओगे। ठीक, ये चीज। ऐसे ही आप इस सिंपली PHP को यहाँ पे भी नहीं लिख सकते, इस टैग के बाहर। वो अभी भी यही समझेगा कि ये कुछ प्लेन टेक्स्ट है, एरर चलेगी। देखो इसने क्या किया, इको हाई था, इको एज इट इज प्रिंट करा दिया। अब दूसरी चीज कि यहाँ पर देखो आप कि ये वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज हाय, इसके बाद तो उसने लाइन ब्रेक ले लिया ऑटोमेटिकली, बट यहाँ क्यों नहीं लिया। तो देखो, यहाँ आपने HTML टैग लगा लिया, अगर आपने HTML टैग लगाया और उसको क्लोज कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो है ना ब्राउजर पर लाइन ब्रेक कर देता है ना। H1 आप अगर एक और H1 टैग लगा दोगे ना इसके बाद में, और उसको क्लोज कर दोगे, ये हमने लगा दिया, तो ये नई लाइन पे ले लेगा। थोड़ा सा HTML हमको बता रही हूँ ताकि हम PHP को समझ सके, है ना। इसने लाइन ब्रेक ले लिया ऑटोमेटिकली, ये अगली लाइन पे, जबकि हमने यहाँ पे तो सेम लाइन पे लिखा था ना, ये तो सेम लाइन पे लिखा, लेकिन इसने क्या किया, जैसे ही अपने पहला HTML टैग यानी H1 टैग को क्लोज किया, HTML टैग है। जितने भी PHP में आपको HTML की भी नीड रहेगी वो सब भी मैं आपको बताऊंगी जब हम फॉर्म बनाएंगे, तो जिस जिस चीज की जरूरत रहेगी वो सब मैं आपको सिखाऊंगी। तो आपको डेवलपर पर्पज से जितना भी HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, वो सब भी मैं सिखाऊंगी, तो डरने की जरूरत नहीं है ना। और हम MySQL भी अच्छे से करेंगे। तो ये क्या करता है, HTML के हर टैग के बाद ये क्या कर, जैसे हमने टैग क्लोज कर दिया तो हर टैग के बाद अपने आप लाइन ब्रेक ले लेगा। लेकिन PHP में ऐसा नहीं होगा। आपने ये PHP यहाँ लिखा, जबकि यहाँ पर एक लाइन का पूरा पूरा स्पेस है, एक यहाँ से ये सेमीकोलन से आपने टर्मिनेट किया है, यहाँ पर आपने PHP टैग भी टर्मिनेट किया, फिर भी इसने अगला ई को अगली लाइन को यहाँ से चिपका दिया। हाँ, अगर आप ये कर देते ना, यहाँ पर HTML टैग लगा लेते तो वो अगली लाइन पे ले लेता, है ना। तो क्या है कि अगर PHP में आपको ब्रेक करना है ना, तो आप क्या कीजिए, चाहे तो इसी वाले डबल कोट के साथ या अलग से एक और डबल कोट लगा के, बट आप इसको BR टैग लगाइए। इससे होता है PHP में लाइन ब्रेक। ये जे इससे PHP में क्या होता है, लाइन ब्रेक हो जाती है। अब आप इसको रिफ्रेश कीजिए तो ये लाइन ब्रेक ले लेगा, ठीक है। ये लाइन ब्रेक तो जरूर हुई, लेकिन ये अभी भी इको है, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये तो इसने अभी भी ये मान रहा है कि ये तो क्या है, सिंपल टेक्स्ट है ना। प्लेन टेक्स्ट उसको प्लेन टेक्स्ट की जैसे ट्रीट कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे H1 लगा देते ना, H1 लगाइए, H2 लगाइए, H2 लगा देते। HTML की टैग्स की जो 6 टैग होते हैं H1 से H6 तक, इनकी खासियत है ना, अगली लाइन पर है, क्योंकि ब्रेक लगाया है, लेकिन ये हमने टैग लगा दिए तो भी ये डिफरेंट लाइन ही लेगा। लेना तो टाइम चाहिए डिफरेंट लाइन, है ना। हमने PHP का BR टैग हटा दिया तो इसने अगली लाइन लिया, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर BR तो हटा दिया, लेकिन हमने H2 टैग मतलब टैग लगा दिया, PHP HTML टैग लगा दिया। तो HTML के साथ ये होता है कि अपन ने जैसे ही एक टैग लगाया उसको क्लोज कर दिया और अगला टैग लगा दिया, तो अपने आप ही लाइन ब्रेक ले लेगा। लेकिन PHP ऐसा नहीं करता, PHP में आपको बताना पड़ता है क्या, ऐसे BR/, तो ये इस तरह से आप लगाइए। इसको मैं थोड़ा सा स्पेस दे देती हूँ, दूर कर देती हूँ, जिससे आपको दूर, ये इस तरह से, ये लाइन ब्रेक करने के लिए। तो ये अगर आप इसके बाद और भी PHP के कोड लिखते हैं ना, तो ये लाइन ब्रेक ले लेता, ठीक है। तो ये अपने आप लाइन ब्रेक ले लेगा। तो आज हमने सिंटैक्स सीखे, लाइन ब्रेक सीखा, ले लिया ना लाइन ब्रेक। तो HTML टैग में लाइन ब्रेक की जरूरत नहीं होती, हर HTML टैग अपने आप में लाइन ब्रेक कर ही देता है, बट PHP में
लाइन ब्रेक के लिए आपको इस तरह से स्लैश सॉरी एंगल ब्रैकेट के अंदर BR स्लैश लगाना पड़ेगा, तो वो लाइन ब्रेक ले लेगा, है ना। तो ये चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं पर हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेशर लेवल पे आप जाएंगे तो वहां पर आपसे कंपनीज में ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, है ना। और H1 H2 H3 H5 H6 ये HTML के टैग्स है ना, तो H1 बड़ा होगा और H6 छोटा होगा। H1 H2 H3 H5 H6 तक जाते जाते क्या होगा, साइज क्या होती है, स्मॉल होती जाती है। तो आप देखो ये H1 की साइज बड़ी है और H2 की साइज छोटी है, तो इस तरह से H3 की और कम होगी, H4 की और कम होगी, H5 की कम होगी और H6 की सबसे कम होगी ना, तो साइज कम होते जाती है। PHP की साइज हमेशा आपको ये रहेगी, आपको अगर बढ़ाना है तो HTML टैग लगा के बढ़ाइए या CSS लगाइए, ठीक है। तो ये चीज थी PHP की, है ना। HTML के साथ इसको कैसे अलग रखना है ये मैंने बता दिया। अब हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पे जो था कमेंट। कमेंट की क्या नीड होती है, तो देखिए जब हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट है तो छोटा सा कोड है ना, लेकिन हम बहुत बड़ी बड़ी वो कोड्स करते हैं, बहुत सारा बड़ा प्रोजेक्ट हमारा होता है जिसमें बहुत सारी फाइल होती है, हर फाइल में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो कभी कभी कोई फंक्शन किस चीज के लिए, कोई वेरिएबल किस लिए बनाया गया है, किस फंक्शन से हम क्या काम ले रहे हैं, क्योंकि एक प्रोजेक्ट पर मल्टीपल पर्सन काम करते हैं, बहुत सारे डेवलपर एक ही प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, या कभी कभी एक प्रोजेक्ट एक पर्सन ने किया, वही प्रोजेक्ट दूसरे पर्सन के हाथ में आ जाता है, तो है ना, कम्युनिकेशन गैप भी हो जाता है। तो इसलिए ना कोड को हमेशा कमेंट करके रखना चाहिए कि किस तरह से हमने फंक्शन, किस फंक्शन से क्या काम ले रहे हैं, है ना, ये कहाँ कॉल होगा, इस तरह से बातें इसमें लिखी जाती है। एक चीज है ना, कभी कभी हमको कोड को भी कमेंट आउट करने की जरूरत होती है, डीबगिंग के लिए हमको कोड को कमेंट करके देखना होता है कि यानी कोड को बंद करके देखना होता है। हम कोड को इरेज नहीं करते फाइल से, लेकिन कमेंट आउट कर देते हैं, जिससे वो इंटरप्रेटर हमारे कोड को पढ़ता नहीं है, पढ़ता तो है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करता, वो मान लेता है कि इसको बंद किया है, ये कोड है नहीं यहाँ पर, उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है, पढ़ता है तभी तो उसको पता होता है कि कमेंटेड कोड है ना। तो इस तरह से कमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंगल कमेंट और डबल कमेंट का कॉन्सेप्ट है, तो सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो सिंगल लाइन कमेंट आपको करना है, तो ये देखिए ये पूरा ग्रीन हो गया ना, तो इसको ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो सिंगल लाइन कमेंट के आगे क्या करना है आपको, इस तरह से दो फॉरवर्ड स्लैश लगा देना है, तो सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगी। इसको सेव किया, ये PHP ऐसे नहीं चलती है ना, एक और हटा देते हैं हम यहाँ से। और यहाँ पे हमने इसको रिफ्रेश किया तो ये देखो एम्पावर हट गया, तो इससे ये कोड क्या हो गया, कमेंट हो गया। हम इसको यहाँ पर भी कर सकते थे, यहाँ पर हम बताते हैं, इसको बोलते हैं BR टैग, है ना। तो देखो ये लाइन के बाद भी चला, भले ये लाइन इको है तो ये यहाँ तक ही इको है, यहाँ तक ही एक्टिव है। इसके बाद हमने डबल स्लैश लगा दिया ना, फॉरवर्ड स्लैश है ये, इसको लगा देने से ये लाइन कमेंट आउट हो जाएगी, ये नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो ये सिर्फ कमेंट है, कमेंट आपको दिखेगी नहीं, तो इस तरह से किसी कोड को कमेंट करने पर आप उसके आगे इस तरह से स्लैश लगा दोगे तो वो कोड कमेंट हो जाएगा। और इस तरह से कोई भी यूजर को मैसेज देने के लिए भी आप कर सकते हो, तो ये हो जाएगा, वो लाइन जो है मैसेज यूजर को, डेवलपर को दिखेगा, लेकिन फ्रंट एंड पे यानी कि ब्राउजर पे दिखाई नहीं देगा। तो ये है सिंगल लाइन, सिंगल लाइन कमेंट है, ये भी सिंगल लाइन कमेंट का एक और तरीका होता है, आप हैश लगा दीजिए, है ना। तो ये हैश भी सिंगल लाइन कमेंट का तरीका है, ठीक है, नहीं दिखा ना। तो हैश लगाओ या डबल स्लैश लगाओ, लेकिन सबसे कॉमन तरीका है, डेवलपर ज्यादातर यूज करते हैं डबल स्लैश, वैसे हैश लगाकर भी आप लाइन को कमेंट कर सकते हैं सिंगल लाइन कमेंट के लिए। अब मल्टीपल लाइन कमेंट करना है,
तो जैसे यहाँ पर तो बस एक ही लाइन थी तो मैंने ठीक है कर दिया, मुझे मल्टीपल लाइन करना है तो मैं क्या करूंगी, जैसे या कुछ लिख देते ना यहाँ पे मल्टीपल लाइन के लिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लगा लिया ये स्लैश फॉरवर्ड स्लैश स्टार, है ना। तो इस जैसे ही मैंने ये फॉरवर्ड स्लैश स्टार लगाया उसने क्या किया, सबको कमेंट कर दिया, है ना, क्योंकि ये भी मल्टी लाइन कमेंट का ये ओपनिंग टैग है। और इसको यहाँ से आप स्टार लगाइए, फिर लास्ट में स्लैश, वही ये स्लैश लगा दिए। तो इतनी चीज क्या होगी, इसका लाइन भी देखो, इसका कलर ही चेंज हो गया, कमेंट वाला सेक्शन का कमेंट कलर क्या है, ग्रीन कर दिया इसने, यहाँ पर भी ग्रीन कर दिया, और ये मल्टीपल लाइन, तो ये क्या होगी, इससे सारी की सारी लाइन कमेंट होगी, कहाँ तक, जहां से ये स्टार्ट हुआ और जहां से ये एंड हुआ। तो इस तरह से मल्टीपल लाइन कमेंट किया जाता है। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए ये डबल स्लैश, और मल्टीपल लाइन के लिए डबल स्लैश और हैश, और मल्टीपल लाइन के लिए ये स्लैश फॉरवर्ड स्लैश स्टार, फिर आपकी कमेंटिंग कोड आ जाएगा बीच में, और स्टार फॉरवर्ड स्लैश, है ना। तो इस तरह से आप मल्टीपल लाइन कमेंट करेंगे, और इसको हम रन करके देखेंगे, सेव किया, रिफ्रेश किया तो देखो वो कोड नहीं दिखेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से मल्टीपल लाइन कमेंट की जाती है। इसके बीच में आप चाहे तो कोड, पीएचपी का कोड भी इस तरह से कमेंट कर सकते हो, अगर आप ये लाइन ही उठा के रख दीजिए, ये भी कमेंट हो जाएगी। ठीक, ये लाइन भी होगी कमेंट। तो पीएचपी के किसी कोड के लिए या डिबगिंग के लिए हमको कभी कभी क्या होता है, कोड को कमेंट कर करके देखना होता है कि किस लाइन पे एरर है, कहाँ तक ये चल रहा है, कहाँ किसके बाद नहीं चल रहा है। तो हम कोड को कमेंट कर करके देखते हैं, ये डिबगिंग के टाइम पर भी काम आता है। और कुछ कोड को कमेंट ही करके रखना है कुछ समय के लिए, कि हम बाद में इसको स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए भी कर दिया जाता है। और डेवलपर अपने यूज के लिए इस तरह से कमेंट करके छोड़ते हैं कोड के सामने, कि इसका क्या यूज है, इस फंक्शन का कहाँ यूज है, कैसे इसको किस डेवलपर ने किया था, किस तारीख को किया था, कभी कभी ये भी बता दिया जाता है। तो कमेंट के लिए इससे यूज होती है। तो डबल लाइन, डबल स्लैश होते हैं सिंगल लाइन कमेंट के लिए, हैश होता है सिंगल लाइन कमेंट के लिए, और ये स्लैश स्टार स्टार स्लैश होता है मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए। तो आज हमने दो टॉपिक देखे, पीएचपी का सिंटैक्स देखा, एचटीएमएल के साथ उसको कैसे लिखना है ना, वो देखा, और कमेंट पढ़े, कमेंट्स को किस तरह से लिखा जाता है ना, कोड को किस तरह से कमेंट आउट किया जाता है। तो ये दो तरीके कमेंट्स कमेंट करने के देखे, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इको और प्रिंट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये जो हमने आपको इको बताया, अब इसको हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।